तो नमस्कार सभी को। और परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे, इस संस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम संस्था में जब आपको पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, यानी आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यानी इस संस्था के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद्यार्थी बैठने वाले हैं, परीक्षा हॉल में जाने वाले हैं, उस युद्ध भूमि में उतरने वाले हैं, तो युद्ध भूमि के लिए अभ्यास हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। तो इससे आपको ये ना लगे कि सर कोई चार्जेस है, इंक्वायरी नंबर पर कॉल करेंगे तो कोई डिमांड की जाएगी। कोई डिमांड नहीं की जाएगी। आप किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी नंबर पर पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और किसी भी चैनल पर जाकर, सोशल मीडिया जितने भी चैनल हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप सोशल मीडिया के लिंक्डइन आईडी चेक जो प्रोफाइल में है वो सब चलाते हैं, तो उन पर जाकर आप पीजे परीक्षा जंक्शन नाम से सर्च कीजिए और आपको वहीं मिल जाएगा। लोगो आप सभी को पता है कि जैसे मेरी बैक टी शर्ट पे एक जो लोगो है वो सोशल मीडिया का लोगो है हमारा, तो वहां पर जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे इंक्वायरी नंबर दे रखा है, वहां पर जाकर आप किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब इंडियन पॉलिटी। हमारा लास्ट जो पंचायती राज का जो चैप्टर था आप सभी को पता है, वो पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 कराएंगे। तो पंचायती राज में आप सभी ने देखा कि हमारे गांव की जो सरकारें होती हैं, हमारे गांव का जो ग्रामीण स्थानीय शासन होता है उसे पंचायती राज कहते हैं। आप जिस गांव से हैं, जिस कस्बे से हैं, आपने देखा होगा कभी कभी एक सरपंच वेब सीरीज आई थी, पहले अभी आई थी ना सरपंच, शायद यही नाम था क्या? यही नाम था। मैंने देखी नहीं, मैं देख ही नहीं पाया। मेरे दोस्तों ने इतना कहा यार कभी देखो यार, कभी फुर्सत ही नहीं मिली देखने की और ना कभी देख पाए, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है, वर्क से, काम से फुर्सत नहीं है तो कहां से देखें। लेकिन देखने का बहुत मन है, कभी फुर्सत मिली तो देखेंगे जरूर। अब मेरे दोस्त ने बोला कि भाई ये बता कि जब कोई सीरीज आती है तो तू उसको 4 से 5 साल बाद क्यों देखता है? तो यही मुझे समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूं, आजकल मेरी लाइफ ऐसी है कि कोई भी मूवी आती है मुझे पता ही नहीं चल पाता। लेकिन वो कॉलेज लाइफ कितनी सुंदर हुआ करती थी दोस्तों के साथ, जैसे ही मूवी आती थी फटाफट से एकदम सिनेमा हॉल में एंट्री होती थी हमारी। लेकिन पता नहीं वो दोस्त भी कहां चले गए, वो लाइफ कहां चली गई। खैर, ये तो समय है और करियर बनाने के लिए अपना समय दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ना पड़ता है कुछ वक्त के लिए। जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा मेरे साथ भी हुआ था। खैर, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज के देखे हम पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। और पंचायती राज एक वो चैप्टर है, एक वो संस्था पढ़ा रहे हैं हम आपको जो गांव के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। और गांव में जो विकास करती है वो किन किन विषयों को लेकर करती है, उन विषयों के बारे में आज पढ़ेंगे हम। और सबसे बड़ी बात, आज हम पंचायती राज को फिनिश करा देंगे। चलिए, तो जैसा कि बच्चों मैं बताता हूं आपको, तो पहले आप इंडियन पॉलिटी लिखिए यहां पर, जैसा कि सब्जेक्ट का टाइटल एक अपना होना चाहिए, सब्जेक्ट का एक डिमांड है। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में जैसे कि 5वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो 5वीं क्लास में मैडम आती थी। पहले के डिजिटल बोर्ड तो थे नहीं, समझे। आज से 6-7 साल, 8 साल, 9 साल पहले डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करते थे। तो जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो यहाँ पर क्या लिखा होता था, देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था, यहाँ पर तो डेट डालेंगे, यहाँ पर टॉपिक डालेंगे, यहाँ पर कौन सी क्लास है वो डालेंगे। तो कैसे सुंदर नजारा होता था, और वो डालना ही पड़ता था। लेकिन आज तो देखो कोई प्रथा ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है डेट फेट कुछ डालने का, सीधा सब्जेक्ट डाला और सब्जेक्ट में चैप्टर डाल दिया। तो बच्चों, पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं आपसे। पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्थाएं। तो आपको पता है कि पंचायती राज में मैंने 3 प्रकार की संस्थाएं कराई थी। तो पहली संस्था थी हमारी ग्राम पंचायत। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, ग्राम पंचायत। उसके अलावा हमारे पास थी पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है। एक होती है पंचायत समिति, हाँ जी, पंचायत वेब सीरीज थी। वो कौन सी थी? पंचायत वेब सीरीज थी जो आई थी, अब याद आ गया ना। तो पंचायत समिति। और इसके बाद तीसरे स्तर की जो गांव की सरकार होती है, तीसरे स्तर की जो पंचायती राज संस्था होती है, उसको कहते हैं जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। तो एक थी आपकी जिला परिषद, समझे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। अच्छा, ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है उसको कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच। तो ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति सरपंच होता है
सरपंच, इसको बच्चों गांव के लोग, जो गांव की जनता होती है, गांव के लोग होते हैं, चाहे वो कितनी भी जनसंख्या में हो, मैटर नहीं करता, गांव के जो लोग होते हैं वो अपने द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से, मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से जब किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो गांव का मुखिया यानी गांव का सरपंच कहलाता है। और वही सरपंच गांव के विकास के लिए एक टीम बनाता है और उसी के तहत वो कार्य करता है। तो सरपंच का मतलब होता है गांव का मुखिया या गांव का सर्वोच्च प्रतिनिधि। चलिए, एक होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है ये ब्लॉक स्तर पर होती है। किस पे होती है? ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक का मतलब होता है गांव से, यानी जिसके एक होता है एक गांव, जैसे तीन चार गांव मिलकर जो ब्लॉक बनाते हैं उसको कहते हैं पंचायत समिति। उसमें तीन चार गांव अधीन आते हैं उसके। जैसे मान लो एक गांव ये रहा, एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये, इस पर जो कंट्रोल रखेगा, तीन चार गांव की एक समिति होती है जिसको कहते हैं पंचायत समिति। तो ब्लॉक स्तर पर काम करती है। चलिए, यहां पर जो अफसर होता है उसको कहते हैं बीडीओ ऑफिसर। क्या कहते हैं? बीडीओ, यही है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये वो वाला वीडियो नहीं है। तो एक होता है बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यहां का मुखिया होता है जो कि अप्रत्यक्ष माध्यम से चुना जाता है। एक होता है बच्चों जिला परिषद के लेवल पर काम करे, तो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। जिले का जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है, जिला कलेक्टर होता है। समझे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप समझ चुके हैं कि किस किस प्रकार से, देखो जिले का जिला कलेक्टर, जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, और डिस्ट्रिक्ट का मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिसे आप आईएएस ऑफिसर कहते हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। एक होता है बीडीओ ऑफिसर जो कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसके अधीन, जिसके अंडर में तीन चार गांव आते हैं। ठीक है, तो तीन चार सरपंच भी आते हैं। एक होता है सरपंच, जो सरपंच होता है वो एक गांव का मुखिया होता है, जो जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं पंचायती राज संस्थाएं। अब इसमें आप सभी को पता है कि कल मैंने ये बताया था कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार क्या कराई थी? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय इसको संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। और इसके बाद हमारे संविधान के एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान के नए भाग में, संविधान के नए भाग में 9 में जोड़ा गया, और आर्टिकल है आपका 243 से लेके 243 तक। समझे? और इस 11वीं अनुसूची में लगभग से लगभग 29 विषय आते हैं। कितने आते हैं? 29 विषय आते हैं। समझे? तो ये थे आपके 29 विषय। चलिए, बहुत अच्छे। अब बच्चों 29 विषय तो आते ही हैं। 29 विषय ये वो विषय हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाएं अपने गांव के विकास के लिए कानून का निर्माण करती हैं और कानून का उसे लागू करती हैं। जैसे कि सरपंच को लगता है कि गांव में कुआं नहीं है, तो कुआं, तालाब, जल की सिंचाई, पेड़ पौधे की सुरक्षा, वन्य और जो सड़क का निर्माण करना, जो गांव की सड़कें होती हैं उनका निर्माण करना, जल की सुविधा देखना कि गांव के लोगों तक क्या प्योर वाटर पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, क्या गांव में बिजली आती है, नहीं आती है, उसके अलावा जो खेतों में सिंचाई होती है उसके लिए सुविधा है या नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा गांव में जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसा चल रहा है, गांव के सरकारी स्कूल कैसा काम कर रहे हैं, उसके अलावा गांव के जो हॉस्पिटल हैं, जो क्लिनिक हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। चलिए, तो अब यहां तक आप समझ चुके हैं सभी। और इसको डाला गया था हमारे संविधान में, आप सभी को पता है कि इसे हमारे संविधान में डाला गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के माध्यम से, 1992 के माध्यम से इसे संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा बच्चों, आपको क्या लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी 1992 में
जब इन्होंने एक पंचायती राज विधेयक पास किया, तो पंचायती राज विधेयक पास करने के बाद, जिसे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 कहते हैं, उसके माध्यम से क्या पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने क्या अचानक से कोई बिल पेश किया और वो बिल पास हो जाए और उसे संवैधानिक दर्जा मिल जाए? क्या ऐसा संभव है? क्या आपको अजीब नहीं लगता कि यह बिल किसने बनाया होगा? उस कमेटी का नाम क्या है सर? भाई पहले कमेटी बनती है ना, जैसे अशोक मेहता कमेटी थी, उससे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसके बाद एल.एन. सिंह की भी समिति थी। तो ये कमेटी साबित करती हैं कि कमेटी सरकार को किसी भी बिल के लिए, किसी भी कानून से बनने से पहले कोई सिफारिश देती है और उस सिफारिशों को जोड़कर कोई बिल बनता है और उस बिल को संसद में लाया जाता है, फिर वह बिल संसद से पास होकर कानून बनता है। तो पहले कमेटी आती है। जैसे कि मुझे लगा है कि मेरे घर में एक नया कानून होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करूंगा, पिताजी बोलेंगे कि मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि मैं इस घर में क्या डिसीजन लूं। तो उन्होंने क्या कह दिया, घर के मेंबरों से यह कह दिया कि भाई आप आपस में बैठकर बातें कर लो, ये डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है, कि मुझे फैसला किसके हक में करना है। तो अब क्या हो रहा है कि घर के भाई बहन माता पिता सब बैठकर ये सिफारिशें बना रहे हैं, ताकि पापा जी के द्वारा लिया गया निर्णय थोड़ा कठोर भी ना हो और थोड़ा नरम भी ना हो, और उनके लिए फैसला लेने में आसानी हो जाए। तो उसी प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव सरकार के लिए जब यह बिल पेश किया गया था, तो उससे पहले एक कमेटी काम कर रही थी और उस कमेटी को सिफारिश के आधार पर ही इसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह बिल संसद में पेश तब हुआ था जब एक कमेटी का निर्माण हुआ था 1988 में। 1988 में, यानी राजीव गांधी सरकार के समय 1988 में एक गॉडविल कमेटी, कौन सी, गॉडविल कमेटी का गठन किया गया। गॉडविल कमेटी का गठन किया गया और इसी गॉडविल कमेटी के आधार पर आज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो गॉडगिल कमेटी गठन किया गया और इसकी सिफारिशों के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। बच्चों याद रखना, जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में एक बिल आया था जिसका नाम था वन नेशन वन बिल। उस वन नेशन वन बिल का जो सरकार ने संसद में पेश किया, वो पास हुआ या फेल हुआ मैटर नहीं करता, अभी तो मैटर नहीं करता, लेकिन संसद में यदि कोई भी बिल पेश होता है, जैसे अभी संसद में बिल पेश हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन, इस बिल के पेश होने से पहले जो कमेटी काम कर रही थी, जेपीसी कमेटी, उस जेपीसी कमेटी के जो अध्यक्ष थे, आप सभी को पता है कि संसद में कोई बिल आता है तो उस बिल को आने से पहले कोई कमेटी उस बिल का निर्माण करती है और उस कमेटी की सिफारिशों को बिल के माध्यम से संसद में पेश किया जाता है और फिर बिल जब वो पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। यानी कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर जिस कमेटी ने सिफारिश की थी उसका नाम था जेपीसी कमेटी, और जेपीसी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। समझे? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यही प्रक्रिया होती है। आप कोई भी देख लो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत में पहली पंचायत का निर्माण किया था राजस्थान के नागौर जिले में, तब भी आपको पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ही काम कर रही थी और बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिशों को जब नेहरू जी को बताया, तब नेहरू जी ने जाके 1959 में राजस्थान में नागौर में जाकर पहली पंचायत का गठन किया था। भारत में पहली पंचायत बनी थी वो। अशोक मेहता कमेटी, एल.एन. सिंह की भी समिति, ये कमेटी क्या कर रही है? ये कमेटी वही काम कर रही है जब हम संसद में कोई बिल पेश करते हैं। चलिए, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी मां के कान में जो बात कहते हो तो वो सिफारिश होती है। जैसे आप अपनी घर में कोई बात मनवाने के लिए मम्मी से सिफारिश करवाते हो नहीं करवाते कि पापा से बोल दें, जैसे आपको मान लो कुछ पैसे चाहिए तो
आप क्या करोगे, डायरेक्ट पापा से नहीं मांगोगे, यानी आप अपनी मम्मी से सिफारिश करवाओगे। तो आप हो गए कमिटी, आपने मम्मी के कान में जो बोला वो सिफारिश थी, और फिर मम्मी ने आपके पापा के सामने जो बिल पेश किया है वो था बिल। अब वो बिल पास होने का काम पिताजी के ऊपर है कि वो करें या ना करें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो जाता है, समझे। तो गॉडविल कमेटी याद रखना बच्चों, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के हर क्वेश्चन में या एसएससी में पंचायती राज संस्थाओं में ये क्वेश्चन जरूर उठता है एक बार, कि गॉडविल कमेटी का संबंध किस संस्था से है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायती राज, ये पूछा जाएगा आपसे, या फिर वो चैप्टर दे देगा कि गॉडविल कमेटी का संबंध है संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, पंचायत से, पंचायती राज संस्थाओं से, या फिर राष्ट्रपति से। तो आपको याद रखना है कि गॉडविल कमेटी का जो संबंध होता है वो संबंध होता है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी पंचायती राज संस्थाओं से। चलिए, तो ये चैप्टर आपका हुआ फिनिश। लेकिन अब इसी के बाद गांव की सरकार से बाहर निकलकर हम थोड़े शहर की सरकार की तरफ बात करते हैं। और शहर की सरकार जो है वो है नगर निगम। क्या है? नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद, जिसको कहते हैं अर्बन गवर्नमेंट। क्या बात है। तो डालेंगे शहरीय स्थानीय शासन। ये चैप्टर का नाम है बच्चों, ये नया चैप्टर है हमारा चैप्टर। तो चैप्टर अगला है शहरीय स्थानीय शासन। शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन ये काम करेगा। देखें कैसे काम करेगा। चलिए बच्चों, शहरी स्थानीय स्वशासन, इसको हम स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार। हालांकि उसको भी कहते हैं लेकिन इसको भी कहते हैं। तो ये शहरी स्थानीय सरकार कहलाती है। इसको शहरी स्थानीय सरकार भी कहते हैं। वह सरकार जो शहर के लोगों को, शहर की सुविधाओं को और शहर के इंतजामातों को देखती है, उसका प्रबंधन करती है, उसको ऑपरेट करती है, वही शहरी स्थानीय सरकार है। जैसे आपके जिले का जिला कलेक्टर, आपके जिले का एमएलए, आपके जिले का एमपी जो वहां से चुनकर आया है, वही लोग आपके जिले की हर मैनेजमेंट फैसिलिटी को देखते हैं, वहां के लोगों की फैसिलिटी को देखते हैं, वहां के लोगों को क्या आवश्यकता है, वहां के लोगों की एजुकेशन कितनी है, कितनी होनी चाहिए, वहां का हेल्थ सेक्टर कैसा है, ये सारी चीजें आपके शहर की स्थानीय सरकार देखती है। और यही सारी रिपोर्ट फिर जाती है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, और फिर मुख्यमंत्री आपके जिले का दौरा करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री रिपोर्ट देता है राज्यपाल को, राज्यपाल रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे करके धीरे धीरे ये श्रृंखला ऊपर तक जाती है। और एक फाइल आपको याद रहना चाहिए, एक गांव के सरपंच के पास जो फाइल रखी हुई है वो यकीनन 1 से 2 महीने के भीतर भारत के प्रधानमंत्री के पास जरूर जाती है, भारत के राष्ट्रपति के पास जरूर जाती है। वो इस फाइल को एक बार जरूर पढ़ते हैं। आपको लगता है कि गांव का सरपंच है या जिले का जिला कलेक्टर है, जो फाइल उसके ऑफिस में रखी हुई है वो वहीं तक सीमित है? नहीं, वो ऊपर तक सीमित है। और आपको पता है कि जिले का जिला कलेक्टर एक केंद्र के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, उसका सरकारी नौकर होता है। समझे ना? तो इसलिए तो की जाती है ताकि इन चीजों को देखा जा सके। लेकिन अब बात करते हैं तो शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसको कहेंगे हम अर्बन गवर्नमेंट। अर्बन गवर्नमेंट। ओके, तो आपने चीजें देखी हैं, आपने चीजें संजीदगी से देखा है। आप अपने जिले में रहते हैं, कभी देखा है आपने कि जिले का जिला कलेक्टर का काफिला निकल रहा है और दौरे पर जा रहे हैं, नालियों की सफाई, नहरों की सफाई, कहीं पानी नहीं आ रहा है 10 दिन से तो वहां का दौरा किया है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। कभी पता चला कि जहरीले पानी से मौत हो गई, तो जहरीले पानी से मौत हो गई वहां पे हमारे जिले में, जिसमें राजस्थान भरतपुर से आता हूं, तो वहां पे जिले में क्या था, रात के 3 बजे एक कुछ समय पहले वहां पे एक बिल्डिंग बन रही थी एक्चुअली में। तो बिल्डिंग थी 10 मंजिला की।
अब 10 मंजिला की बिल्डिंग थी, लेकिन उस समय बारिश का मौसम था। ठीक है, अब बारिश इतनी तेज हो गई थी कि उसकी जो नींव थी वो कमजोर पड़ गई, क्योंकि मिट्टी तो गीली थी ना। अब बारिश से मिट्टी गीली होती चली गई। तो हमारे भरतपुर में उस समय लगातार बारिश पड़ने के कारण वो 10 मंजिला की जो बिल्डिंग थी, जिस नींव पर वो टिकी हुई थी, वो नींव पड़ गई ढीली, और लूज पड़ने से, उस नींव के कमजोर होने से वो 10 मंजिला की बिल्डिंग पूरी ढह गई। अब उसी बिल्डिंग में जो ठेके पर जो काम कर रहे थे मजदूर, वो वहीं सो रहे थे, क्योंकि वहीं तो उनके लिए घर है। वैसे थोड़ी ना है कि भाई ठेके पर चलता है काम, और ठेके पर तो दिन रात काम चलता है, और बिल्डिंग का मामला है, समझे। तो वो 2-3 घंटे का रेस्ट रात में वहीं कर रहे थे कि भाई रेस्ट कर लेते हैं, सुबह फिर उठ के 6 बजे काम करना है। तो 3 बजे उस भरी बारिश में जब मजदूर उस बिल्डिंग में सो रहे थे, वो बिल्डिंग रातों रात और 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ढह गई। तो उस समय मैंने पहली बार, जब मैं शायद 10th क्लास में था, जब मैं पहली बार अपने जिले के जिला कलेक्टर को देखा कि वो कैसे भागा भागा रात के 3 बजे आया, रेनकोट में, बारिश हो रही थी ना, तो रेनकोट में आया और पूरा रेनकोट भीग गया उसका, लेकिन जब तक नहीं गया जब तक कि सारी डेड बॉडियां वहां से नहीं उठा ली गई। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कलेक्टर की। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज ये मत सोचिए कि ऐशो आराम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बढ़िया खाना मिलेगा और बढ़िया सैल्यूट मिल जाएगा और इज्जत और औकात मिल जाएगी। बेटा ये तो मिलेगी, लेकिन फ्री में जो मिलेगा वो है आपकी टेंशन। फ्री में जो मिलता है वो है ब्लड प्रेशर। फ्री में जो मिलेगा वो है चिंताएं। तो इसलिए आपको जो ऐशो आराम, जो सहूलियत सरकार के द्वारा दी जा रही है ना, उस चिंता के सामने वो कुछ भी नहीं है। प्लीज, तो जब भी आपको करना है कि मेरा पैशन है, तो जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। आपका पैशन है तो आप जरूर करिए, लेकिन आज के टाइम पे केवल भेड़चाल हो रही है कि यदि मेरा रूम पार्टनर, मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग, मेरे बचपन का दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी आईएएस की तैयारी ही करूंगा। और इस होड़ में वो व्यक्ति जिसका पैशन है ही नहीं आईएएस बनने का, आईएएस की खूबी नहीं है उसमें, वो अपने उस जवानी की एक उम्र का क्या कर रहा है, उसको गवा रहा है, ऐसे ही गवा रहा है। जबकि पता तो उसे भी है कि मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस अपना एक उस जिद में कि मेरे दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये गलत है। अपने पैशन में आप बनना चाहते हैं, आपका पैशन है, आप में लगता है कि मुझ में थोड़ी लीडरशिप वाली चीज है, मुझ में लगता है कि मुझे अच्छा लगता है लोगों को एड्रेस करना, लोगों को कन्फ्रेस करना, तो आप जाइए। लोगों की समस्याओं को सुनना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप में खूबी है, आप आईएएस बनिए, बेझिझक बनिए, बेताड़ बनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, स्थैर्य स्थानीय स्वशासन, तो आप सभी को पता है कि वह शासन या वह स्थानीय सरकार, वह स्थानीय सरकार जिसका चुनाव शहर की जनता के माध्यम से, शहर की जनता के, शहरी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है, अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है, अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, दो तरीके लिख दो बेटा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है, उसे शहरीय शासन कहते हैं, उसे शहरीय स्थानीय सरकार कहा जाता है, शहरी स्थानीय सरकार कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शहरी स्थानीय सरकार का मतलब यह होता है। अब मैंने क्या बोला कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो ही तो बोले भाई मैंने, एक तो बोला प्रत्यक्ष और एक बोला अप्रत्यक्ष। सर ऐसे क्यों? देखिए बच्चों, एक बात याद रखना, जो प्रत्यक्ष में है, जैसे कि प्रत्यक्ष में कौन कौन आता है, जैसे आपके जिले का विधायक आता है, आपके जिले का विधायक आता है, जैसे आप कहते हैं MLA, ओके। एक कौन आता है, एक आता है जैसे कि MP, उसे कहते हैं सांसद, जो आपके जिले का होता है, जिसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ओके।
उसके अलावा और कौन आता है? उसके अलावा आते हैं चेयरमैन, जिसे नगर निगम का चेयरमैन होता है, जिसको कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। इसे कहते हैं चेयरमैन, जिसे चेयरमैन आता है, समझे। और एक होता है आपके जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष, एक ये आता है। तो ये सारे जनता के माध्यम से चुने जाते हैं डायरेक्ट तरीके से। विधायक जब किसी स्टेट के चुनाव होते हैं तब विधायक बनते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सांसद बनते हैं, और जब शहर के चुनाव होते हैं तो महापौर बनता है। और आपको बता दूं, हमारे शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो जो शहरी स्थानीय शासन की जो बॉडी होती है उसका चेयरमैन होता है महापौर। कौन होता है? महापौर। आपके जिले का महापौर कौन है? आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिले का जिला कलेक्टर, जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिले का जिला कलेक्टर जो होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका अप्रत्यक्ष तरीके से। यानी जब भारत के लोग अप्रत्यक्ष माध्यम से, क्योंकि आपको पता है आप आईएएस को नहीं चुनते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके जिले का कलेक्टर बनके बैठ जाता है ना। आपने थोड़ी कहा था कि मुझे ये वाला कलेक्टर चाहिए, मुझे ये वाला कलेक्टर चाहिए, मेरे जिले के लिए ये वाला कलेक्टर ठीक रहेगा। आपने थोड़ी तय किया था उसे तो सरकार ने अपॉइंटमेंट तरीके से भेजा है, लेकिन आपको वो एक्सेप्ट भी करना है। आप उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। बहिष्कार तब कर सकते हैं जब वो कलेक्टर आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको सुविधा नहीं दे पा रहा, या कोई अपराध में ग्रस्त हो चुका है, तब शहर की जनता उस कलेक्टर का विरोध कर सकती है उसके ट्रांसफर को लेकर। लेकिन ऐसे नहीं कि रैंडमली आप खड़े हो गए और आपने बोल दिया कि हमें यह कलेक्टर नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कलेक्टर कहां बैठेगा कहां नहीं बैठेगा? तो इसका मतलब यह है कि आप जिसके डिसाइड करने वाले थे वो आपने पहले ही डिसाइड करके बैठ चुके हैं। लेकिन अब आपके हाथ में यह पावर नहीं है कि आप कलेक्टर के लिए भी पसंद और नापसंदगी जाहिर करें। आपको पता है जब एक्स नाम का व्यक्ति कलेक्टर आता है तो मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कलेक्टर बना, आईएएस मिला, उसको कैडर मिला, और कैडर में स्टेट गवर्नमेंट ने उसको वो डिस्ट्रिक्ट दे दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई विद्यार्थी कलेक्टर बनता है तो उसकी पहली पोस्टिंग किसी ना किसी जिले से प्रारंभ होती है, वो एसडीएम बन के आता है। तो ये थोड़ी ना है कि जनता मना कर देगी कि ये क्यों आ रहा है उसको अलग भेजो, नहीं, ये जनता की राय नहीं मांगी जाती इस चीज में। तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम होता है। तो ये होते हैं हमारे शहर के मुखिया, और इन सभी को कहते हैं शहरी सरकार। क्या कहते हैं? अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट। चलिए, तो बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे कि हमारे भारत में, पूरे भारत में कितने प्रकार की शहरी सरकार या शहरी स्थानीय शासन काम कर रहा है। तो सभी डालेंगे एक बार। एक बार ये एसएससी में पूछा भी गया था कि भारत में कितनी प्रकार की, भारत में शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन। आपको पता है बच्चों कि हमारे भारत में 8 प्रकार की, कितनी? 8 प्रकार की शहरी यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बॉडी काम करती है। 8 प्रकार की। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बच्चों प्लीज इस पे ज्यादा फोकस करना कि भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय शासन की बॉडी पाई जाती हैं। चलिए, शहरी स्थानीय शासन की बॉडी समझे। चलिए, तो पहली बॉडी की बात करें, पहली बॉडी कौन सी होगी? देखिए, पहली बॉडी है आपकी जिसे कहते हैं नगर पालिका। सुना है आपने? नगर पालिका। एक है नगर पालिका, दूसरा है नगर निगम। नगर पालिका या नगर परिषद, इसको एक ही बात कहते हैं, नगर परिषद। एक है आपका नगर निगम।
तीसरे नंबर की है न्यास बोर्ड, न्यास बोर्ड। चौथे नंबर की आती है अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र। चौथे प्रकार की है, सॉरी पांचवें प्रकार की है छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड। छठवें प्रकार की आती है आपकी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की गए बोर्ड, विशेष उद्देश्य के लिए गठित की गए बोर्ड, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए गठित किए गए बोर्ड। ओके, चलिए, तो छावनी बोर्ड, अधिसूचित बोर्ड, विशेष उद्देश्य के लिए, न्यास बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका, और एक है सातवां है आपका, इसको यहां से काट दीजिए, ये नगर परिषद अलग आती है, एक में नहीं आती। एक है आपकी नगर परिषद, नगर परिषद, इसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो बच्चों आपको कभी भी ऐसा डाउट हो रहा है तो आप ऐसा करिए कि शहरी स्थानीय शासन के आगे लगा दीजिए म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। आप जानते हैं ना कि म्युनिसिपैलिटीज वाले के जब अभी कभी आते हैं नाली की सफाई करने, मतलब वो नहीं आते, उनके कर्मचारी आते हैं, या फिर कोई मान लो स्ट्रीट लाइट का कोई लाइट खराब हो गई है, अंधेरा हो रहा है गली में या मोहल्ले में, तो उसको ठीक करने आते हैं। कभी कभी नसैनी लेके आते हैं ना, तो कभी मान लो फोन का तार टूट गया है, पहले तो वो वाले फोन चलते थे ना लैंडलाइन वाले, तो वो फोन का तार टूट गया, फोन के तार को ठीक करने आते थे, तो ऐसे करके वो अपना काम किया करते थे। तो ये म्युनिसिपैलिटीज होती है। क्या होती है? म्युनिसिपैलिटीज। आपको पता है कि एक आजकल गाड़ी चलती है ना कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाड़ी राजस्थान में गाना बहुत चलता है, और ये हर व्यक्ति का अलार्म बन चुका है। अब 7 बजे सुबह गाड़ी आती है म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से। दिल्ली में तो मैंने कभी देखा नहीं है, मैं दिल्ली में हूं भी, तो दिल्ली में तो मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा कोई माहौल, लेकिन हमारे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज में एक गाड़ी चलती है और वो गाड़ी के ऊपर माइक लगा होता है, और वो गाड़ी, उस माइक में एक गाना बज रहा होता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो सारे लोग जब वो जैसे से गुजरती है तो सारे लोग अपने घर से बाहर निकलकर कचरा उस गाड़ी में डालते हैं, और वो गाड़ी अपनी तरफ अपने प्रस्थान के लिए निकल पड़ती है। ऐसे करके वो हर मोहल्ले में जाती है, घर से कचरा कलेक्ट करती है, और घर से कचरा कलेक्ट करने के बाद अपने कचरा स्थान पर जाकर उसको फेंक देती है, शहर से दूर, शहर में नहीं, शहर से कहीं दूर। और फिर उस कचरे को इंडस्ट्री, पता है आपको, उस कचरे को इंडस्ट्री, उस कचरे का क्या होता है, फिर उस कचरे को जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उसको खरीद लेते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, और फिर उसको दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा यूजफुल बनाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो ऐसे करके, मुझे 8वें याद नहीं आ रही है, थोड़ा सा मिस हो रहा है, बट मेन ये होती है, ठीक है, इससे काम भी नहीं पड़ेगा आपको। बस इतना याद रखना कि 8 प्रकार की, कितनी, 8 प्रकार की शहरी स्थानीय शासन की बॉडी भारत में काम करती है। देखिए, अब एक चीज और आती है निकलकर, एक चीज यह है बच्चों कि हमारे भारत में देखो, हर चीज का डेवलपमेंट, हर चीज का पहले ना पहले कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है। जैसे आपका इतिहास रहा है, कैसे रहा है? सर मेरा पास्ट बहुत खतरनाक रहा। मैंने बोला ऐसा खतरनाक कि तुम खतरनाक थे या वो खतरनाक थी? तो कभी कभी किसी व्यक्ति का, यानी आपको पता है कि चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, और चाहे कोई ऐसी चीज है जिसको हम फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो है, उसका भी कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है। अब वस्तु और इंसान तो महसूस किए जा सकते हैं, हाथों से टच किए जा सकते हैं, लेकिन कोई चीज अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसको हम केवल देख सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनका भी अपना अपना कोई इतिहास जरूर होता है। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटीज का भी इतिहास रहा है अंग्रेजों के समय का, जैसे आपका इतिहास रहा है नहीं रहा है, लेकिन आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई इतिहास रहा है, चाहे वो 1 साइडेड हो और चाहे वो 2 साइडेड हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी को पता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर 1 साइडेड था, बेचारे वहां से निकल ही नहीं पाए। 1 साइडेड था, आज भी 1 साइडेड है और हमेशा रहेगा। ऐसा भी कोई लव होता है। लेकिन जो 2 साइडेड थे वो भी परेशान है अपने पास से,
कि सर ऐसा हुआ, गलती चाहे उसकी थी या फिर खुद की थी, वो बाद में पता चलता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज जरूर होता है। ये बात तो सही कहा है किसी ने, तो किसी ना किसी का इतिहास जरूर होता है। और एक शेर है बहुत अच्छा कि मैंने छोड़ा उस हर शख्स को, मैंने छोड़ा उस हर शख्स को जो मुझे धीरे धीरे या मध्यम मध्यम छोड़ा करता था। तो इसलिए कहते हैं कि उस हर शख्स को छोड़ दो। जैसे कि कहावत है, वो सभी के लिए है कि वो अपनी मर्जी से रिप्लाई किया करती थी, वो अपनी मर्जी से रिप्लाई किया करती थी और मैं उसकी मर्जी का इंतजार। तो आजकल यही हाल है। खैर कोई नहीं, आपका इतिहास रहा है, वस्तु का भी इतिहास होता है, ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज का भी इतिहास रहा है। जब अंग्रेजों की सरकार भारत में पूरी तरीके से काम कर रही थी तो अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों ने दिया तो है बहुत कुछ, ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों ने भारत को केवल शोषण ही किया है। हाँ, शोषण बहुत हद से ज्यादा किया, लूटा भी बहुत है, शोषण भी किया है, किसानों का ही नहीं, मजदूरों का नहीं, महिलाओं के साथ अपमान भी किया है, धार्मिक हमले किए हैं, सांप्रदायिकता, जातिवादी बहुत ज्यादा की है। मतलब कहते हैं ना कि यदि जुल्म की बात करें तो जुल्म की संख्या इतनी है कि अच्छाइयों की संख्या छिप जाती है। इसलिए हम जब भी अंग्रेजों की शासन की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में सबसे पहली मेंटलिटी यही बनती है, पहली साइकोलॉजी यही बनती है, अरे यार बुरे थे, गंदे थे, अत्याचारी थे, शोषणकारी थे, दुराचार थे, दुष्ट थे, राक्षस थे। यही थ्योरी हमारे दिमाग में बन जाती है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी शासन होता है वो अपने हित के लिए या जनता के हित के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाता है। अब चाहे उन्होंने वो अपने हित के लिए की हो, चाहे वो लोगों के हित के लिए की हो, ये तो इतिहास ही बताएगा हमको। तो चलिए अब म्यूनिसिपैलिटीज का हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि भारत में पहली नगर निगम या पहली म्यूनिसिपैलिटीज कब स्थापित की गई थी और कहां स्थापित की गई थी। चलिए, तो सबसे पहले फैक्ट आएगा, ये फैक्ट स्टैटिक है बच्चों, इसमें क्यों किंतु परंतु नहीं होता, जो है वो है। भारत में, तो आप पहले टॉपिक डालिए तब स्टार्ट करेंगे। टॉपिक ये है, स्थानीय स्वशासन का इतिहास। स्थानीय स्वशासन का इतिहास। स्थानीय स्वशासन का इतिहास कैसे होता देखो। तो पहला इतिहास क्या था, मतलब पहला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो भारत में पहली नगर निगम या म्युनिसिपैलिटीज कब बनी। भारत में पहली नगर निगम बच्चों 1688 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1688 में। और कहां की गई थी, मद्रास में। और आपको पता है कि यह मद्रास अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियों में से एक हुआ करता था। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर बात करें तो 1720 में, 1720 के आसपास, 1720 में भारत की दूसरी व तीसरी नगर निगम या म्युनिसिपैलिटीज कह दो, नगर निगम यानी म्युनिसिपैलिटीज कहां बनी, एक तो बनी थी बंबई में और दूसरी बनी थी कलकत्ता में। बंबई, कलकत्ता में, यानी बंबई कलकत्ता। आपको पता है कि ये 3 ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक तो थी मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको आज की भाषा में तमिलनाडु कहते हैं, एक थी बंबई जिसको मुंबई कहा जाता है जो महाराष्ट्र में आता है,
और एक थी कलकत्ता जिसको कोलकाता कहते हैं, समझे। और कलकत्ता नगर को स्थापित करने में, कलकत्ता नगर की स्थापना कब की गई थी? 1698 में। कब की गई थी मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1698 में जॉब चारनॉक ने सूतानाटी, कालीकट और गोविंदपुर नगर को मिलाकर कलकत्ता नगर बसाया था 1698 में। 1720 में यहां पर नगर निगम बन चुकी थी, समझे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 1720 में भारत की दूसरी और तीसरी नगर निगम बनी। आपको पता है बच्चों एक बात कि देखिए, यानी 1788 के आसपास बताया जाता है, 1720 के बाद 1788 के आसपास एक व्यक्ति थे लॉर्ड मेयो। क्या थे? लॉर्ड मेयो, जो भारत के कौन थे भाई? 1700 मैं 88 की बात कर रहा हूं आपसे, एक तो 1688 यानी 100 साल के बाद। 1788 में जो थे, यानी 1757 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद भारत में वायसराय बनने लग गए थे। कौन थे? वायसराय, 1857 क्रांति के बाद। तो लॉर्ड मेयो जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन यानी आर्थिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के लिए यह प्रथा प्रारंभ की थी। और आपको बता दूं कि म्युनिसिपैलिटीज यानी शहरीय स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है, जिसको लॉर्ड रिपन के नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे आप पहले, सबसे पहले कि 1882 में, यानी 1882 में लॉर्ड रिपन ने शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्वशासन यानी नगर निगम के लिए एक मैग्ना कार्टा स्थापित किया, एक मैग्ना कार्टा स्थापित किया 1882 में बताया गया है। और यह लॉर्ड रिपन जो था, यह कौन था? यह उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। कौन था? भारत का वायसराय। तो आप लिख सकते हैं इसी को भारत का वायसराय कहा गया। यह भारत का वायसराय था, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है, इसी को भारत में या भारत का नगर निगम का जनक कहा और पिता कहा जाता है। आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, तो आपका आंसर होगा 1882 का भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन। तो भारत का वायसराय तो हो ही गया ये, लेकिन उसके अलावा भारत में शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय स्वशासन का पिता व जनक कहा जाता है, पिता व जनक कहा जाता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि द फादर ऑफ या लॉर्ड रिपन, द फादर ऑफ अर्बन म्युनिसिपैलिटीज, ओके, बहुत अच्छे। तो इसे बोलते हैं लॉर्ड रिपन को द फादर ऑफ अर्बन म्युनिसिपैलिटीज। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। तो भारत में शहरी स्थानीय शासन का पिता और जनक कहा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि ये फादर है कौन? लॉर्ड रिपन। और यह इसको पिता या जनक भी कह सकते हैं। और ये कब था? 1882 में। और एक मैग्ना कार्टा स्थापित किया था। मैग्ना कार्टा को कहते हैं विशेष अधिकार पत्र। क्या कहते हैं? विशेष अधिकार पत्र। यह विशेष अधिकार पत्र हुआ करता था। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जब भारत में नगर निगमें स्थापित होने लग गई थी, स्थापित होते होते आगे चले, तो आगे चलने के बाद अंग्रेजों ने इसका और विकास किया, क्योंकि 1882 तो एक कदम था, पहला कदम था कि इनके लिए कोई आधिकारिक कदम उठाया जाए।
वो लॉर्ड रिपन ने करके बताया। लॉर्ड रिपन के बाद फिर इसे 1907 की एक कमीशन था, इसे म्युनिसिपैलिटीज कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन के आधार पर 1907 की कमेटी ने 1909 में जो अपनी सिफारिश की, उस 1909 की सिफारिश में जब भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 जब पेश किया गया तो इन म्युनिसिपैलिटीज को प्रांतों का एक आंतरिक विषय बना दिया। क्या बना दिया? प्रांतों का एक आंतरिक विषय बना दिया। यानी ये बताया कि अब प्रांतों में एक म्युनिसिपैलिटीज का गठन किया जाएगा जो हर राज्य के शहर का प्रबंधन और उसका रखरखाव करेगी, उसका मैनेजमेंट करेगी। तो हमारे राज्यों में, राज्यों के जिलों में कब से म्युनिसिपैलिटीज एक आंतरिक विषय बन गई थी? वो थी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आप लिख सकते हैं जिसे मार्ले मिंटो, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं ना, ये वही है बच्चों। सॉरी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, सॉरी मार्ले मिंटो रिफॉर्म है। चलिए तो इस बात को लिख लेते हैं। 1882 के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है कि 1907 की म्युनिसिपैलिटीज, 1907 की म्युनिसिपैलिटीज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन कमिटी ने, डिसेंट्रलाइजेशन समिति ने भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म, भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909 में अपनी सिफारिशें पेश की। तो बच्चों कहते हैं कि सिफारिशें पेश करने के बाद जब ये सिफारिशें इस अधिनियम के माध्यम से और इस कमेटी के माध्यम से सिफारिशें पेश की, तो इसी एक्ट के माध्यम से म्युनिसिपैलिटीज यानी स्थानीय शासन को, यानी म्युनिसिपैलिटीज को प्रांतों का आंतरिक विषय बना दिया गया। म्युनिसिपैलिटीज को प्रांतों का एक आंतरिक विषय बना दिया गया। आंतरिक विषय बना दिया गया। ओके, वेरी गुड। तो 1909 के 10 साल के बाद एक सुधार और आया जिसे आप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अधिनियम जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इसे प्रांतों का एक विषय बना दिया हमेशा के लिए। कि और आपको पता है कि आज हमारे भारत में, कि भारत के संविधान में जिस राज्य सूची की बात की जाती है, राज्य सूची में शहरी स्थानीय शासन और ग्राम पंचायत राज संस्थाएं, ये एक राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का विषय तब से है जब से भारत शासन अधिनियम 1935 आया था और अंग्रेजों ने इस लोकल गवर्नमेंट को, इस ग्राम पंचायत के सिस्टम को राज्य सूची का विषय तब से माना है और आज तक ये राज्य सूची का विषय बना हुआ है। तो लिखेंगे आप इसे 1919 के बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय स्वशासन को, शहरी स्थानीय स्वशासन को प्रांतों तथा राज्य सूची का विषय मान लिया गया,
राज्यों की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय मान लिया गया। मान लिया गया, समझे आप? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, तब से यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम से म्युनिसिपैलिटीज या ग्राम पंचायत, जिसे आप गांव की सरकार या शहर की सरकार बोलते हैं, वह तब से राज्य सूची का विषय बना हुआ है। और अब तक हमारे भारत के संविधान में इनको गठित करने का अधिकार केवल और केवल हमारी राज्य सरकार को होता है, यानी राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का कार्य केवल और केवल राज्य सरकार करती है। आप समझ गए? तो इसका मतलब है कि इनसे जुड़े जितने भी फैसले होते हैं, चाहे पंचायत को हटाना है, चाहे पंचायत बनानी है, ये सारा का सारा काम राज्य विधानसभा का होता है। बहुत अच्छे, तो आप समझ चुके हैं। और आज भी भारत के संविधान में राज्य सूची जो है, राज्य सूची में आने वाला एक विषय है, यह भी है पंचायती राज और शहरी सरकार। बहुत अच्छे, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, एक बार दोबारा रिकॉल करा देते हैं। चलिए देखिए, तो पहले तो पंचायत था जो मैंने करा दिया था, ये तो खैर गॉडविल कमेटी थी, बस इसमें नया ये चीज था जो मैंने आज बताया था। वेरी गुड। उसके बाद मैंने नगर निगम स्टार्ट किया था, म्युनिसिपैलिटीज किया है, शहरी स्थानीय शासन यानी अर्बन गवर्नमेंट की बात की। मैंने बताया इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और डेफिनेशन के बाद ये प्रत्यक्ष होते हैं हमारे, ये इनको आप डायरेक्ट इलेक्टेड करते हैं और इसको इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं आईएएस को। उसके बाद और इन्हीं को मिला के हम पूरा शहरी सरकार कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास आया था भारत में 8 प्रकार की, कितनी 8 प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज काम करती हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चों आपके जिले में यदि नगर निगम काम कर रही है तो भारत के दूसरे राज्य के उस जिले में भी नगर निगम काम कर रही होगी, वहां पर न्यास बोर्ड भी काम कर सकता है, वहां पर नगर परिषद भी काम कर सकती है। ये अलग अलग नाम है लेकिन काम सारे एक हैं, ठीक है? यानी नाम अलग अलग है, बस काम सारे एक है। न्यास बोर्ड भी वही काम करेगा। छावनी बोर्ड देखा आपने क्या होता है? छावनी बोर्ड का मतलब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको मान लो कि आपके जिले में कोई ऐसा क्षेत्र है जो सेना का क्षेत्र है, मतलब जहां पर सेना कैंप में रहती है, तो याद रखना सेना के कैंप वाला जो क्षेत्र होता है वो आपके जिले की नॉर्मल नगर निगम के अधीन नहीं आता। जी समझ गए? यानी उस छावनी बोर्ड में, जैसे कि मान लो आपका जिला ये है और आपके जिले में मान लो ये वाला जो क्षेत्र है ये छावनी बोर्ड है, यानी यहां पर सेना अपना कैंप, अपना खाना पीना रहना सोना सब कुछ करती है, समझे? और वो इसलिए क्योंकि एक ये बेस कैंप बनाए जाते हैं ताकि सेना का हर कर्मचारी यहां पर आकर रुक सके। तो ये छावनी बोर्ड है, और छावनी बोर्ड जो होती है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। किसमें आती है? केंद्र सरकार के नियंत्रण में। तो आपका जिला ये पूरा है, इस जिले के लिए जो नगर निगम है, यानी आपके जिले की नगर निगम आपके जिले में आने वाले छावनी क्षेत्र का प्रबंधन नहीं करती है, और उस छावनी क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अलग से छावनी बोर्ड बनाई जाती है। और वह छावनी बोर्ड केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है, क्योंकि वहां पर जो सेना है वो भी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की कोई भी सेना नहीं होती। तो छावनी बोर्ड का जो प्रबंधन है उस पर राज्य सरकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है कि छावनी बोर्ड में पीने को पानी जाता है, लाइट्स की सुविधाएं, बिल है, बिजली का बिल है, फोन की सुविधाएं, ये सारी चीजें केंद्र सरकार देखती है। तो छावनी बोर्ड का मतलब होता है कि अलग से सैन्य क्षेत्रों के लिए काम होना, केवल और केवल सैन्य क्षेत्रों के लिए, यह आम पब्लिक के लिए नहीं होता है। बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने इतिहास कराया था, तो इतिहास में यह था आप सभी को, पहली नगर निगम, दूसरी तीसरी बनी नगर निगम, और 1720 में बनी थी। 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इसको मैग्ना कार्टा स्थापित किया, और इसीलिए भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन का पिता और जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। बहुत अच्छे। और 1907 की म्युनिसिपैलिटीज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन कमिटी ने भारतीय परिषद अधिनियम यानी मॉडल मिंटो रिफॉर्म के माध्यम से क्या कर दिया था? इसको आंतरिक विषय बना दिया था। लेकिन बाद में जाके 1935 के इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के माध्यम से इसको क्या कर दिया गया? इसको परमानेंट राज्य सूची का विषय बना दिया गया, यानी प्रांतों का विषय बना दिया गया। चलिए, तो यहां तक तो आप सभी सहमत हो चुके हैं।
यानी यहां तक जितनी भी बातें थी वो सब बता दी गई हैं। अब मैं म्युनिसिपैलिटीज का जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए एक बार। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे सभी से जल्दी। नमस्कार सभी को।